फिनोल। ठीक है, तो पहले कुछ इन जनरल जो फिनोल है हम उनको जानेंगे। तो देखिए, सिंपल बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर आपका जुड़ा हुआ है OH, इसका नाम है फिनोल, इसका नाम है फिनोल। ये अपनी फैमिली का सबसे पहला आदमी है जो मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर और भी OH लगते हैं तो वो फिनोल्स ही बोले जाएंगे, वो ऑफ द फैमिली ऑफ फिनोल, फिनोल की फैमिली के हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम सीधे यूज कर लेता है OH, और यहाँ पर भी OH लगा है तो इसका नाम है कैथेकोल, CaTeCHOL, कैथेकोल है। ये बोरिक एसिड जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है, वो आगे पढ़ा जाएगा। अगला देखिए, मेटा पोजीशन पर अगर लगा हुआ है OH तो इसका नाम है रिसोर्सिनोल, RECORCI, रिसोर्सिनोल। और एक जब यहाँ पर ये पैरा पर लगे हुए हैं दो OH और OH, इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन, HYDROQUI, क्विनोन। ठीक है, OH यहाँ पर Cl लगा है तो O क्लोरोफिनोल, O क्लोरोफिनोल। OH NO2, O नाइट्रोफिनोल, O नाइट्रोफिनोल। उसी तरीके से M नाइट्रोफिनोल, P नाइट्रोफिनोल बन जाएंगे, है ना। वही देखिए OH है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगा है CHO। तो अब ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड अब ये फिनोल्स नहीं है, ये अब बेंजल्डिहाइड्स के कंपाउंड है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड की प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है। तो ये कंपाउंड ऑफ बेंजल्डिहाइड है, लेकिन ये कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। फिनोल में हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसका आपको नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, SALICYALDEHYDE, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, फिनोल के अंदर ही रिएक्शन आती है, उसमें ये बनता भी है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। OH है, यहाँ पर लगा हुआ है COH, तो उसी तरीके से ये भी अब फिनोल का कंपाउंड नहीं बोला जाएगा, ये बेंजोइक एसिड्स की फैमिली का कंपाउंड है ना। तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये जो होता है, ये एक आता था पहले वो मल्लम, बीटेक्स, दाद खाज खुजली का मल्लम, है ना, बीटेक्स लगाइए, दाद खाज खुजली मिटाइए। तो वो जो दाद खाज खुजली का जो वो रहता है वो मल्लम, वो सैलिसिलिक एसिड रहता है उसके अंदर। ये हैं, हाँ, जहाँ भी बेचते हो। और मोस्ट ऑफ द जो इचिंग वाली जो चीज़ें हैं, जो खुजली वगैरह से बचाने वाली, उनमें सैलिसिलिक एसिड उनका मेन कंपोनेंट है ना। अच्छा, हाँ, तो ये हो सकता है, ये सैलिसिलिक एसिड बहुत काम की चीज़ है। ये यहाँ पर आपका COH है और यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर देखिए ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें जो OH है आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं अगर CH3COCl से, तो यहाँ पर आपका O, ये तो एज इट इज था ही आपका, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ जाता है आपका, ये आपका बन जाता है ना। तो इसका नाम अगर देखें तो एसिटाइल, ACETY, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये हो जाता है। और ये एस्पिरिन है ना, ये आपकी है एस्पिरिन, ये आपकी एस्पिरिन है। जो एस्पिरिन जो होती है दवाई, वो क्या होती है? हाँ, एस्पिरिन, एस्पिरिन जब हम लेते हैं तो एस्पिरिन है एक पेन किलर, एस्पिरिन एक पेन किलर है, लेकिन उसका एक और इफेक्ट है, वो बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर देती है, तो एंटी पायरेटिक का भी काम करती है, तो एस्पिरिन है ये। और एस्पिरिन का एक रोल और है कि एस्पिरिन जो है ब्लड को थिन कर देती है, तो जिसे लग रहा है कि उसको
हार्ट अटैक आया हुआ है एक बार या आ सकता है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि जेब में एस्पिरिन डाल कर रखो, जब भी ऐसा लगे कुछ समस्या ऐसी तो एस्पिरिन खा लो, तो ब्लड को थिन कर देती है। तो एस्पिरिन का एक और एप्लीकेशन है। नेक्स्ट ये है OH, यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये सर इसे सैलिसैल्डिहाइड जब लिखेंगे जब ये और तो पे लगा होगा। हाँ, ये इसका कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड। अगर ये मेटा या पैरा पर हो तो आप इसे सैलिसैल्डिहाइड नहीं बोल सकते। सैलिसैल्डिहाइड ये तभी है जब ये ऑर्थो पे लगा हो, है ना। बेसिकली ये आपका एल्डिहाइड का कंपाउंड है, तो ये आपका O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये उसी का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। अगर ये पैरा पे मेटा पैरा कहीं और है तब उसका नाम कॉमन नेम सैलिसैल्डिहाइड नहीं है। और इसका नाम है सेलोल, SALOL। ये भी कहीं पर आएगा, ये शायद ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसमें आएगा ये सेलोल। और एक ये आपका है ये पिक्रिक एसिड, OH। ये फिनोल है, ये काफ़ी वीक एसिड की तरह काम करते हैं। आप अगर एक पोजीशन पर NO2 लगा दे तो अब ये ठीक ठाक एसिडिक हो जाते हैं, एक पोजीशन पर और लगा दो तो ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, और एक पोजीशन पर और लगा दो तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो नाम है ये कॉमन नेम है और इन्हें वो कई बार डायरेक्ट दे देता है। तो ये फिनोल के कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सेलोल शायद एंटीसेप्टिक है, कुछ है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसमें आएगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अभी थोड़ा सा मुझे मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये शायद उसमें ही आता है। मेंस में नहीं है ना, हाँ शायद हटा दिया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हटा दिया है या है? पहले का हो गया। चलिए अब आगे लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। पहला मेथड है, फर्स्ट लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। और इस प्रोसेस का नाम है डो प्रोसेस, डो प्रोसेस है ना। यहां पर देखिए
क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर हम लेते हैं NaOH। यहाँ पर टेम्परेचर भी होगा हाई प्रेशर और 350 डिग्री सेंटीग्रेड ना, ऐसे लिख लेते हैं, हाई प्रेशर प्लस NaOH, हाई प्रेशर और यहाँ पर आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पर चलती है NaS है ना, ARSN, ये चलती है यहाँ पर है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं चलती, रिग्रेस कंडीशंस में वो आपकी चलती है, इसको पढ़ा जाएगा अलग से है ना। तो यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर और 350 डिग्री सेंटीग्रेड उसने टेम्परेचर रखा तभी आपकी चलती है। तो ऑब्वियस है कि ये OH माइनस यहाँ पर इस Cl को एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और Cl को एज ए यहाँ से हटा देता है। तो बेंजीन पे आपको लगा हुआ दिखाया पड़ेगा OH, लेकिन OH रह नहीं सकता क्योंकि फिनोल है, फिनोल एक एसिडिक है, तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। पहले रिप्लेस होकर OH आया, लेकिन आपको यहाँ पर O माइनस और Na प्लस आपको दिखाई पड़ेगा, ये मिलेगा, सोल्ट मिलेगा है ना, सोडियम फिनॉक्साइड आपको मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसको फिर HCl के साथ ट्रीट करा देंगे तो आपको मिल जाएगा ये, आपको मिल जाएगा फिर। तो ये आपका है डो प्रोसेस, ठीक है, ये लिखिए। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, CUMA, कोई भी, हाँ आप स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोसफोर नहीं डाल देना वरना सल्फोनेशन भी चल जाएगा है ना। बस इतने के जो सल्फोनेशन मतलब इस पे ना अटैक चलने, बेंजीन पे अटैक ना चलने लगे। फ्रॉम क्यूमीन है ना। देखिए ये जो कंपाउंड है फिनोल मतलब सॉरी बेंजीन, और बेंजीन पे लगा हुआ ये C, और यहाँ पर आपका है ये CH3 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन। क्यूमीन से हम यहाँ पर बना सकते हैं फिनोल। वो यहाँ पर कहता है कि क्यूमीन से फिनोल का बनाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट सिंथेटिक मेथड्स हैं, है ना। बेस्ट सिंथेटिक मेथड मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट इट्स पीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि गन्ना, जो शुगर मिल है, शुगर मिल गन्ने का रस यूज करती है, गन्ने के रस से चीनी बनाती हैं, है ना। और जो गन्ने का रस निकलने के बाद जो वो खोई रह जाती है, जैसे बेगास बोलते हैं, उसे गत्ता पेपर मिल को भेज देती हैं। और चीनी बनने के बाद भी जो कुछ बचता है उसे शीरा टाइप से बोलते हैं, वो भी यूज हो जाता है, उससे फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ बन जाते हैं। मतलब गन्ना जब आता है मिल के अंदर तो उसकी एक एक चीज़ यूटिलाइज हो जाती है। मतलब शुगर मिल इज़ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एट इट्स पीक, या एट एनी केमिकल इंडस्ट्री एट इट्स पीक। आपके पास कुछ आया और आपने एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहे, आपको सारी चीज़ बिक जा रही है कि जिसके रस से तो हम चीनी बना देते हैं, रस के बाद जो बचता है शीरा जो बोलते हैं, उससे हम फर्टिलाइज़र बना देते हैं, इसकी जो खोई बचती है उससे हम गत्ते पेपर मिल को भेज देते हैं, और गत्ता पेपर मिल को बचने के बाद भी अगर बच जाए तो उससे हम जला के बिजली बना लेते हैं। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरीके से इस रिएक्शन में बोलता है कि जो हम क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं ना, तो जो बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन का होता है एसीटोन। और एसीटोन भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला बहुत अच्छा एक तरीके से प्रोडक्ट है, मतलब जो बिकता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट इट्स पीक है ना। तो वर्ल्ड में जितना भी फिनोल बनाया जाता है
उसमें मोस्ट ऑफ द फिनोल 99% फिनोल इसी मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है मतलब एक तरीके से बाय प्रोडक्ट भी आपका मेन प्रोडक्ट जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए इसमें 2-3 लाइन लिखेंगे। दिस प्रोसेस इलस्ट्रेट्स दिस प्रोसेस इलस्ट्रेट्स, हाँ एक इसमें एक एच कम है। दिस प्रोसेस इलस्ट्रेट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एट इट्स बेस्ट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एट इट्स बेस्ट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एट इट्स बेस्ट। फुल स्टॉप। Overall, it is a method. Overall, it is a method for converting two relatively inexpensive organic compounds, benzene and propene, into two more valuable one is phenol and other one is acetone. One is phenol and other one is acetone. ठीक है, तो देखिए, तो ये हमने यहाँ पर चीप हमारा रॉ मटेरियल है बेंजीन है। बेंजीन के साथ में यहाँ पे लेते हैं प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम लेते हैं H3PO4। H3PO4 यहाँ पर एज ए H+ काम करता है, तो यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, H यहाँ लग जाता है, यहाँ पर कार्बोकेटन बन गया है ना। और फिर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे लग जाता है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन चल जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाया जाता है, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाता है, क्यूमीन बन जाता है आपका, है ना। तो ये आपका C, यहाँ पर एक H है, ये आपका है CH3, ये आपका है CH3, तो ये आपका बन गया यहाँ पर क्यूमीन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 इसमें से O2 पास की जाती है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। CH3 OOH क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और अब हम इसको H3O+ एसिडिफाइड वाटर के साथ तोड़ लेते हैं। इसमें आपको बोलता है 10% H2SO4 सॉल्यूशन है ये, और इससे आपको मिलता है ये फिनोल मिलता है, और ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है इससे आपको मिलता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको मिला फिनोल और आपको मिला ये एसीटोन। ठीक है, एसीटोन बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का काम करता है, और बहुत सारी चीज़ में यूज होता है, और ये फिनोल तो हमारा मेन प्रोडक्ट है ही। तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली रिएक्शन है ये।
हो गया। अगली रिएक्शन है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। तो यहाँ पर आपका SO3 और यहाँ पर H लगा हो तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ पर आपका SO3 माइनस Na प्लस है, SO3 माइनस Na प्लस है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेम उसी टाइप से दो प्रोसेस की तरह ही यहाँ पर आपका ये बन जाता है O माइनस Na प्लस, और आपका फिर यहाँ पर ये HCl, और आपका बन जाता है OH। by decarboxylation of phenolic carboxylic acid, है ना, phenolic acid सोडा लाइम ऑफ phenolic acid with सोडा लाइम। तो देखिए, मान लो आपके पास यहाँ पर है सैलिसिलिक एसिड OH COH, आप इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम बेसिकली NaOH और CaO का मिक्सचर है 1:3 का, है ना। NaOH और CaO का ये मिक्सचर है, ठीक है। इसके साथ जब हम हीट कराते हैं, जैसे कि जब यहाँ पे हीट कराते हैं तो ये जो COH ग्रुप है ये एज ए CO2 वहाँ से निकल जाता है ना, CO2 वहाँ से निकल जाता है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें पहले हमें COH को CO माइनस बनाना पड़ता है, डिटेल में से कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन में पढ़ेंगे। तो COH को CO माइनस बनाना होता है, तो इसलिए लगा हुआ है यहाँ पर NaOH, और जो निकला हुआ है वो जो CO2 है उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है CaO, तो इसलिए NaOH और CO इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है सोडा लाइम, तब ये डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से चलता है। तो यहाँ पर आपका ये निकल जाएगा और आपको सीधा मिल जाएगा फिनोल, और ये रिएक्शन आपकी है डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन आपकी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है।
जैसे डिहाइड्रेशन में वाटर निकल जाता है, ऐसे डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 निकल जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका ये CO2 निकल गया है। सर कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा Na2CO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा, फिर CaCO3 से बन जाएगा Na2CO3। ऐसे कुछ NaOH और CaOH ट्वाइस, इनमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा? NaOH होएगा। तो CaCO3 को मतलब जो भी बन रहा होगा आयन एक्सचेंज होकर वो फाइनली मोर स्टेबल सोल्ट ही बन रहा होगा। नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट, तो पहले देखिए ये कैसे बनेगा। आपके पास बेंजीन है, आप उसकी रिएक्शन कराते हो, सॉरी आपके पास एनिलीन है NH2, ये एनिलीन है ANILI एनिलीन। आप यहाँ पे लेते हो NaNO2 प्लस HCl। बेसिकली इसकी रिएक्शन चलती है NaNO2 से और सॉरी HNO2 से, और HNO2 डायरेक्टली आपको लैब में नहीं मिलेगा क्योंकि वो रखा रखा डिकम्पोज हो जाता है। तो जब भी HNO2 की ज़रूरत है तो आप उसे NaNO2 प्लस HCl से फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, तो आपका बन जाता है ये। यहाँ पर आपका ये बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और यहाँ पर आपका ये Cl माइनस। यह है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आप सिंपल वाटर और सिंपल यहाँ पर हीट है लगभग 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो यहाँ पर ये आपका जो आपका N ट्रिपल बॉन्ड N है ये एज ए निकल जाता है एज ए N2 गैस। यहाँ पर ये एज ए N2 गैस निकल जाता है और यहाँ पर आपका लग जाता है आपका ये OH। तो ये भी एक टाइप की यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ पर जो एक रिएक्शन हुई है ये वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। और जो SN1 से हुई है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट की रिएक्शन आएगी। SN1 हुई है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये जो मोर स्टेबल है ये देखिए, यहाँ पर ये जो N2 प्लस है ये जब यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन हालांकि बहुत कम स्टेबल है लेकिन निकलने वाला लीविंग ग्रुप बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो रिएक्शन ड्राइव हो जाती है। इसे वहीं ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल इन पे SN1 क्यों नहीं चल पाती थी। इन जनरल मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है X, तो SN1 क्यों नहीं चल पाती। अगर हम SN1 चलाने की कोशिश करें तो यहाँ पर फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। निकलने वाला जो भी X माइनस है उससे तो कुछ कंट्रीब्यूट होता है नहीं। लेकिन अगर निकलने वाला X जो है
वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो रिएक्शन आपकी ड्राइव हो जाएगी ना। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और निकलने वाला जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये आपका कम स्टेबल है, लेकिन ये आपने बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छा बन गया। यहाँ पर ये तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा और ये है हाईली अनस्टेबल, तो रिएक्शन नहीं चलती। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है N2 गैस, ठीक है, ये आपका कम स्टेबल, तो रिएक्शन आपकी चल जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होता है वो SN1 से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल है। तो केवल ये रिएक्शन है जहाँ पर आप फिनाइल रिंग पर सब्स्टिट्यूशन और वो भी SN1 से चलता हुआ देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द काइंड ऑफ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये चलता है आपका SN1 से। आज के लिए इतना ही होएगा।